कावड़ यात्रा करीब आई तो एक सियासी लाभ देने के लिए इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की है। आपके हर धर्म के व्यक्ति को जो इस काम को कर रहा है अपना नाम लिखना होगा। खाद्य सामग्री भेज रहे हो तो आप अपना नाम लिखिएगा, बहुत सामान। और इसमें नाम लिखने में आपत्ति क्या है? कल को कहेंगे साहब पुलिस के नेम प्लेट लगनी चाहिए। कावड़ यात्रा से ठीक पहले इस कानून की याद क्यों आ गई? तो लोग नाम छुपा रहे हैं, वो क्यों छुपाना चाहते हैं? सिर्फ नाम लिख देने से ठेली के आगे, दुकान के आगे पवित्रता कहाँ से बीच में आ गई? मेरा व्रत है सावन के सोमवार का, तो मैं सब जगह नहीं खाऊंगा। जबरदस्ती है क्या? को विधर्मी के हाथ का खाना खिलाना जबरदस्ती है क्या? तुम्हें हिंदू बनने में क्या दिक्कत आ रही? मार्ग में सिर्फ सनातनी ही दुकान लगाएं, ये मुद्दा है। सिर्फ आप अपने दुकान पर अपने नाम की पट्टी लगाइएगा। कहाँ भारतीय जनता पार्टी से कमी रह गई जो कांग्रेस को बढ़त मिलने का मौका मिल गया? काहे को नाच रहे हो भाई? खटाखट 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 8,500 रुपए देंगे। अयोध्या जैसी सीट में जब राम मंदिर बनता है तो वहां पर आशा के विपरीत नतीजे आते हैं। जो मुआवजा वहां की आवाम को मिलना चाहिए था, वहां निर्माण के एवज में वो नहीं मिला। अयोध्या शहर तो हम चुनाव जीत करके आए, जो मुख्य अयोध्या है, जहाँ की बात करें मुआवजा नहीं दिया, वहाँ तो हम जीते हैं। अयोध्या नगर में भाजपा जीती है। इस तरह की बातें हुई कि भाई सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच अनबन चल रही है। कैबिनेट में आते और भी कई बैठकों में आते। मनीष सिसोदिया जी के आप भूतपूर्व सच्चे मित्र कहे जाते हैं। मनीष सिसोदिया जी मेरे ऐसे ही मित्र थे जैसे आप। आम आदमी पार्टी झूठ बोलने वालों का जमावड़ा। तो चूंकि मास्टर फ्रेम आप देख रहे हैं, इसलिए कोई बहुत बड़ी भूमिका की जरूरत है नहीं। इस वक्त जो स्क्रीन पर जो शख्स आपको मेरे साथ दिख रहे हैं, उनकी बहुत सारी अलग अलग भूमिकाएं हैं। देश में सबसे ज्यादा वोट पाने वाला विधायक, देश की सबसे बड़ी विधानसभा का विधायक, आरएसएस का सच्चा सिपाही, और अब एक और नया परिचय उनके साथ जुड़ा। कैबिनेट मंत्री, यूपी सरकार, आदरणीय सुनील शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तमाम ज्वलंत सवालों का बेबाकी के साथ जवाब देने के लिए रेडी हुए हैं। बहुत स्वागत। पहले सर, इंडिया डेली को वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और बहुत स्वागत आपका इंडिया डेली। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और पहले सबसे पहले तो ये बताइए, जो परिचय का क्रम मैंने बताया, इससे आप संतुष्ट हैं या चाहते हैं भविष्य में कुछ और ऐड ऑन हो आपकी भूमिका पर? संतुष्ट ही रहना चाहिए व्यक्ति को, और वही है वही जो राम रचिला का, जो प्रभु ने तय कर रखा वो होता है। इसलिए उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, ना सोचना चाहिए। हाँ, जहाँ जिस स्थान पर हो उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और पूरी लगन के साथ करो, बस इतना ही मेरा सिद्धांत। ठीक है, अब शुरू से शुरुआत करते हैं। आपका हालिया कीर्तिमान, इंडिया बुक में रिकॉर्ड और योगी सरकार की ओर से दिया गया हालिया तोहफा, कैबिनेट मंत्री का पद, कैसा देखता है वो भूतपूर्व आरएसएस का एक सच्चा सिपाही, विश्व हिंदू परिषद से होते हुए जो आज अपने दम पर, अपनी कार्यशैली के दम पर आज कैबिनेट को सुशोभित कर रहा है, साथ ही अपनी क्षेत्र की जनता को भी संतुष्ट करने में सक्षम हुआ है? मैं तो कार्यकर्ता हूँ, काम करता हूँ। पार्टी ने मुझे विधायक बनाया, मंत्री बनाया है। जो जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वाह करता हूँ मैं। इसमें बहुत ज्यादा है। हाँ, ये बात जरूर है, मैं इतना निष्काम का भी नहीं हूँ कि मंत्री सरकार ने बनाया, पार्टी ने बनाया, तो स्वाभाविक है कि प्रसन्नता होती है, वो हमें भी हुई है। और चूंकि आप कैबिनेट मंत्री हैं, योगी सरकार का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो एक हालिया मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा में है। योगी सरकार का एक हालिया आदेश, जिसे उनके विरोधी फरमान के तौर पर भी देख रहे हैं। उनके मुताबिक कावड़ यात्रा के मार्ग पर, वहां पर जितने भी दुकानदार हों वो नेम प्लेट में अपना नाम लिखें। अचानक से जब इस तरह का आदेश आता है तो उसे लोग फरमान कहकर उसका विरोध भी एक बड़ा तबका कर रहा है। कैसे देखते हैं, आपका टेक इस फैसले को? देखिएगा, उत्तर प्रदेश में इसका कोई विरोध नहीं। जो आदेश जारी हुआ है वो फरमान नहीं है, कोई नया आदेश नहीं है, और वो यूपी गवर्नमेंट का आदेश नहीं।
2006 में आदरणीय श्रीमान मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनके काल में भारत सरकार ने ये कानून बनाया था, फूड सेफ्टी। कि आप अपनी दुकान पर खाने का अगर आप सामान बेच रहे हैं तो आप अपना नाम और विवरण लिखेंगे। तो हमने कहाँ बनाया इसे बनाया कांग्रेस ने और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने। हमने तो उस कानून का अनुपालन हो ये आदेश जारी करे। तो अगर किसी को इससे आपत्ति है तो उसे कहना चाहिए कांग्रेस इसके लिए माफी मांगे और इसको निरस्त करने की मांग करे कि भाई हमसे गलती हो गई थी 2006 में, इसे ठीक कर लो। देखेंगे अगर होगा तो उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन कानून आपने बनाया, विरोध भी आप करोगे, ये क्या बात है? विरोध तब आता है, एक बड़ा तबका विरोध इस आधार पर करता है, उनका कहना है कि अब तक इस तरह के फैसले पर जोर नहीं दिया गया, लेकिन जैसे ही कावड़ यात्रा करीब आई तो एक सियासी लाभ देने के लिए इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की है आपके विरोधियों के। विरोधी दे रहे हैं। सरकार ने ये नहीं कहा कि केवल हिंदू लगाएंगे या मुसलमान लगाएंगे या सिख लगाएंगे। हर धर्म के व्यक्ति को जो इस काम को कर रहा है अपना नाम लिखना होगा। उसमें ये तो नहीं हमने कहा कि आप हिंदू लिखें, मुसलमान लिखें, सिख लिखें, बौद्ध लिखें, जैन लिखें, पारसी लिखें, ईसाई लिखें, ऐसा तो हमने कहा नहीं। हमारी सरकार ने कहा भाई आप खाद्य सामग्री भेज रहे हो तो आप अपना नाम लिखिएगा, बहुत सामान्य। और इसमें नाम लिखने में आपत्ति क्या भाई? इसमें कहाँ किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, कहाँ किसी का नुकसान कर रहे हैं? भाई नाम लिखो। अब पुलिस वाले अपनी नेम प्लेट नहीं लगाते क्या? कल को कहेंगे साहब पुलिस के नेम प्लेट नहीं लगनी चाहिए। अरे भाई कानून आपने बनाया और कानून अच्छा है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये कांवड़ के दिनों में ही नहीं, स्थायी रूप से इस कानून का पालन होना चाहिए, पूरे प्रदेश में होना चाहिए। हर व्यक्ति जो होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा चलाएगा या फल सब्जी बेचेगा वो अपने नाम लिखे और उस पर अपना आधार कार्ड भी चस्पा करे। सवाल ये है कि योगी सरकार के मंत्रियों को और आदरणीय योगी जी को कावड़ यात्रा से ठीक पहले इस कानून की याद क्यों आ गई? करोड़ों लोग कावड़ लेकर के आएंगे, व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे। उनके भोजन की पवित्रता, उनके साथ कोई छल कपट ना हो, इसका ध्यान कौन रखेगा? हमारी सरकार नहीं रखेगी तो कौन रखेगा भाई? जो लोग नाम छुपा रहे हैं वो क्यों छुपाना चाहते हैं? इसका हम लोग छल कर रहे हैं या मैं ये मुद्दे को थोड़ा या तो वो छल कर रहे हैं या उनकी आस्था। आप देखिएगा किसी ने लिखा माँ वैष्णो ढाबा, किसी ने गुरु नानक देव का फोटो लगाया, किसी ने भोलेनाथ का लगाया। तो या तो वो दूसरे को छल कर रहे हैं जी, या फिर उनकी आस्था है। दोनों ही परिस्थितियों में उनका नाम लिखना आवश्यक। अगर उनकी आस्था है तो उन्हें डर किस बात का? किसी से डरे ना। हो सकता है वो अपने धर्म के लोगों से डर रहे हो कि वो हमें न मारेंगे, तो हम गारंटी दे रहे हैं योगी जी का राज है, कोई किसी का हाथ नहीं। थोड़ा और डीपली जाऊंगा इस मुद्दे में, थोड़ा और गहराई से समझाइए। सिर्फ नाम लिख देने से ठेली के आगे, दुकान के आगे पवित्रता कहां से बीच में आ गई? थोड़ा सा जनता को भी स्पष्ट। भाई भोजन सामग्री आप बेच रहे हैं, आप अपना नाम नहीं लिख रहे हैं। आप क्यों नहीं लिख रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं, उनके नियम होते हैं कि हमें कहाँ खाना है, कहाँ नहीं खाना। तो उसको पता रहेगा भी जहाँ हम जा रहे हैं ये किसका ढाबा है, मुझे यहाँ भोजन ग्रहण करना तो करेगा, नहीं करना इस धर्म के शख्स से करना है कि नहीं करना, स्वाभाविक है भाई। अगर कोई मैं व्रती हूं, मैं नहीं खाऊंगा। मेरा व्रत है सावन के सोमवार का, तो मैं सब जगह नहीं खाऊंगा। मैं वहां खाऊंगा जहां मुझे शुद्धता, पवित्रता लगेगी, बनाने वाले के भाव शुद्ध लगेंगे, वहां खाऊंगा। क्यों जबरदस्ती है क्या? और अगर किसी को विधर्मी के हाथ का खाना खिलाना जबरदस्ती है क्या? क्यों खिलाओगे भाई? आप पट्टी का लगाइए, बताइए कि हम फला धर्म के हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। आपने नाम लगा दिया, इतना काफी है। देखिए विधायक जी, अब ये जो आपका ये बयान जब एयर जाएगा तो लोग इसे इस तरह कोट करके भी देखेंगे कि धर्म विशेष को विधर्मी बता दिया गया। मैं सनातन धर्मी हूँ, देखिएगा बहुत सीधी। और ये सनातन धर्म के लोग कांवड़ लेकर के आ रहे हैं।
जो सनातन धर्म को नहीं मानता वो विधर्मी है। विधर्मी का मतलब क्या? दूसरे धर्म को मानने वाला। अधर्मी नहीं कह रहा हूं मैं विधर्मी कह रहा हूं। विधर्मी हर वो व्यक्ति जो हिंदू धर्म को नहीं मानता है, दूसरे धर्म को मानता, वो विधर्मी है। अब विधर्मी के यहाँ किसको भोजन करना किसको नहीं करना, इसकी उसके अधिकार पर आप कैसे उसको दबाव बना करके रखेंगे। और मैं दूसरी बात कहता हूँ, अगर किसी को बहुत आस्था है भगवान शिव में, माँ वैष्णो में, तो हम तो कह रहे भैया अगर तुम्हारे में आस्था तो डरो मत, आओ घर आ जाओ, हम स्वागत करेंगे। अगर हिंदू देवी देवताओं में आस्था है, आप उनका नाम लिख रहे हैं, तो फिर तुम्हें हिंदू बनने में क्या दिक्कत? आ जाओ। जी, बहुत बेबाकी से आप अपनी बात रख रहे हैं और आपने स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन क्या मार्ग में सिर्फ सनातनी ही दुकान लगाएं, ये मुद्दा है? नहीं, सब लगाएं, कौन रोक रहा? हमने किसी को दुकान, विधर्मी की बात फिर कहां से आई? हमने कहा है सब दुकान लगाएं, लेकिन खाएंगे कावड़िए? जिसे जहां खाना होगा वो वहां खाएगा। जिसे जहां खाना होगा, ना तो हम ये कह रहे कि भाई तुम यहाँ मत खाओ, यहाँ खाओ, कोई नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ आप अपने दुकान पर अपने नाम की पट्टी लगाइएगा। ये कांवड़िए का मन है कि वो वहां खाए या ना खाए। अगले मुद्दे की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में, देश भर में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, तो उत्तर प्रदेश के नतीजे बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कमजोर स्थिति और कांग्रेस को मिली अनएक्सपेक्टेड बढ़त से पूरे देश की मीडिया ने और देश के जन सरोकार की ओर ध्यान खिंचा और सवाल यह बना कि कहां भारतीय जनता पार्टी से कमी रह गई जो कांग्रेस को बढ़त मिलने का मौका मिल गया। देखिएगा, ये इतिहास बहुत लंबे समय बाद बना है कि तीसरी बार लगातार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और हम अकेले पार्टी इतनी सीट लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी, जितने सारे विपक्षी दल मिलकर के नहीं ले पाए। वो अब एक बच्चा लगातार फेल हो रहा था, 5 नंबर 7 नंबर आए, उसके 20 आ गए, तो कूदा घूम रहा 80 वाले को जो है वो चैलेंज कर रहा। अरे भैया, सरकार किसकी है? एनडीए की। लेकिन 80 में 80 सीटों का दावा। अच्छा हाँ, वो उसमें भी आता हो। सरकार किसकी है? एनडीए की। प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। तुम काहे को नाच रहे हो भाई? तुमने कौन सी, अब हाँ तुम जो है 50 से 99 तक पहुंच गए हो, 40-45 सीट बढ़ गई, तो वे उनके अपने भरोसे नहीं बढ़ी हैं, वो किसी ना किसी के कंधे पे बैठ के वो प्राप्त किए। एक बात। दूसरा, जो वोटर के साथ छल हुआ, मतदाता के साथ छल हुआ कि हम साहब खटाखट 8,500 रुपये देंगे, और फार्म भरवाए, उन पर काउंटर फाइल था नीचे, वो फाड़ करके दे दिया। लोगों ने समझा कि ये तो चेक है, चुनाव के बाद कैश होगा। लखनऊ में महिलाएं पहुंच गई, विरोध भी होने लगा कि मुझे कैश चाहिए। हाँ, लखनऊ में महिलाएं पहुंच गई। तो ये झूठ था नहीं था, ये ठग विद्या थी कि नहीं थी? तो ठग विद्या के कारण हम उसको इतनी गंभीरता से हम स्पष्ट नहीं कर पाए। दूसरा, झूठ बोला कि हम संविधान बदल देंगे, जबकि संविधान हमने तो कभी नहीं बदला। कांग्रेस ने 100 बार के आसपास बदला होगा कम से कम संविधान को। हमारी तो 400 सीट के आसपास हम लगातार रहे हैं। एनडीए 400 के आसपास हमेशा रहा, कभी संविधान नहीं बदला। कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे, ये लोगों को गुमराह कर दिया। जबकि कश्मीर में आरक्षण नहीं था, हमने आरक्षण लागू किया। इन्होंने कश्मीर में दलितों का, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण से वंचित रखा था। 70 साल तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आरक्षण दिया। पिछड़े वर्ग को पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का काम मोदी जी ने किया, लेकिन इन्होंने गुमराह किया, झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया। बहुत भारी ताकत में कुछ भारी एजेंसियां भी लगी, उसके कारण से ये दुष्प्रचार हुआ, जो थोड़ा सा फर्क रह गया। अब वो काउंटर करते हैं आपके इस बयान का। वो कहते हैं कि इस बार जो है हमारा जो मैनिफेस्टो था वो हिंदुत्व के एजेंडे से, बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे से आगे निकल गया।
अभी उपचुनाव होंगे जब पता पड़ जाएगी। जी मैं उपचुनाव पर ही आ रहा हूँ। अभी उपचुनाव होने हैं यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर। क्या कहते हैं, आपको कुछ अच्छा संकेत मिल पाएगा इस बार भारतीय जनता पार्टी में? गाजियाबाद में भी उपचुनाव है, कैसा गाजियाबाद देखते की हैं? सीट हम भारी मतों से जीतेंगे, 60-70 हजार से अधिक वोटों से हम जीतेंगे और 10 की 10 सीट हम जीतेंगे। और वो कहते हैं कि इस बार आपके विरोधी भी तमाम कह रहे हैं कि इस तरह के फैसले बैकफायर भी कर सकते हैं, धर्म विशेष को क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हैं इस तरह के फैसले की कावड़ियों के देखिएगा, रास्ते धर्म में। को हमने किसी को क्षति नहीं पहुंचाई। मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास दिए हैं तो सबको दिए हैं, लेकिन जिस धर्म विशेष की बात कर रहे हैं उनको ज्यादा मिले हैं। मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड दिए हैं तो सबको दिए हैं, उन लोगों को ज्यादा मिले हैं। मोदी जी ने गैस के कनेक्शन दिए हैं तो सबसे ज्यादा उन लोगों ने प्राप्त किए हैं। मोदी जी ने फ्री राशन दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं। कहाँ धर्म विशेष, हम तो बल्कि ज्यादा दे रहे हैं। तो हमारी सरकार राशन कार्ड योजनाएं सारी ज्यादा मिल रही हैं, लेकिन अयोध्या जैसी सीट में जब राम मंदिर बनता है तो वहां पर आशा के विपरीत नतीजे आते हैं। तो इस तरह की बात कही जाती है, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स हैं तमाम। ये दावा है वहां के स्थानीय लोगों का, सियासी जानकारों का, कि वहां पर जो मुआवजा वहां की आवाम को मिलना चाहिए था, वहां निर्माण के एवज में वो नहीं मिला। उसकी असंतुष्टि जो है वो क्रॉस वोटिंग के जरिए। ये गलत कह रहे हैं, वो गुमराह कर रहे हैं। अयोध्या शहर तो हम चुनाव जीत करके आए। चुनाव जीत के हाँ, अयोध्या विधानसभा तो हम जीते हैं। फैजाबाद, जो अयोध्या विधानसभा, फैजाबाद लोकसभा फैजाबाद लोकसभा में 5 विधानसभा, जिनमें से एक विधानसभा अयोध्या, जो मुख्य अयोध्या है, जहाँ की बात करें मुआवजा नहीं दिया, वहां तो हम जीते हैं। तो वो विधानसभा चुनावों में आप जीते हैं? नहीं, इसमें भी जीते हैं। लोकसभा के अंदर जो अयोध्या विधानसभा का क्षेत्र है वहां भाजपा जीती है। जो बाकी 4 विधानसभा क्षेत्र हैं जो अयोध्या से बाहर के हैं, वहां हम जाति समीकरण संतुलन के कारण नहीं जीत पाए। जी, अलग अलग जातियों का वोट बट गलत गया। है कि जहाँ दुकान तोड़ी गई वहां तो लोगों ने जिताया, क्योंकि हमने पूरा मुआवजा दिया। तो इस तरह की तमाम ऑन रिकॉर्ड बाइट्स हैं। मैं भी अयोध्या में मौजूद था बीते रोज। इस तरह की वहाँ के लोगों की तमाम संतुष्टियां थीं कि मुझे मकान बनना या मकान लेने के एवज में मुझे मुआवजा देने की बात थी। ऐसे तमाम लोगों के रिएक्शंस हैं। क्या वो सियासी विचारधारा से प्रेरित हैं ऐसे लोग? अब मैं नहीं जानता कौन लोग हैं, किसने दिए हैं, मैं उसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकता। मैं इतना कह सकता हूँ कि अयोध्या नगर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है, और अयोध्या नगर में भाजपा जीती है। जो आसपास के क्षेत्र थे उनमें हारी, और उसकी हमने समीक्षा की है। वो बहुत बड़ा एक स्कैंडल है, जातिवाद फैलाया गया, लोगों को गुमराह किया गया जबरदस्त। आरक्षण खत्म होने जा रहा, आरक्षण खत्म होने जा रहा। उस कारण से जो पारसी समाज हमारा समर्थक था, उसमें से कुछ लोग छटक गए। ठीक है, आप तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दे रहे हैं। एक सवाल पूछने की गुस्ताखी मैं और करना चाहूंगा, हालांकि वो आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है वो सवाल। हाल ही में मैं तमाम मीडिया हेडलाइंस पढ़ रहा था, इस तरह की बातें हुई कि भाई सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच अनबन चल रही है। इस तरह की तमाम हेडलाइंस हैं और ये कहा जा रहा है कि दोनों के बीच एक बड़ा मतभेद है। इस मतभेद को लेकर आप ये सब तरह की खबरों, ये सब कुछ मीडिया में है। वास्तविकता में बहुत अच्छी सरकार हमारी चल रही है। केशव जी हो, पाठक जी हो, अन्य मंत्री हो, माननीय मुख्यमंत्री हो, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, सब लोग मिलजुल करके सब एक साथ काम कर रहे हैं। ये जितनी भी खबरें हैं ये सब मीडिया की हैं, धरातल पे ऐसा कुछ नहीं। दोनों के बीच कोई अनबन नहीं है, साथ में कोई अनबन किसी की नहीं है जी। तो अलग अलग मीटिंग्स में, अलग अलग बैठकों में दोनों दिग्गजों का बायकॉट एक दूसरे को किया जाना, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। नहीं, कोई बाइकआउट नहीं, कहाँ बाइकआउट है बताइए। दोनों की एक साथ मौजूदगी देखी जानी अब दुर्लभ होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। कैबिनेट में आते हैं और भी कई बैठकों में आते हैं। हर वक्त थोड़ी, जहाँ कहीं दोनों को आना होता है वो दोनों आते हैं। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं, मान लिया मेरे दिल्ली में अपॉइंटमेंट्स हैं तो मैं दिल्ली आ गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बाइकआउट कर दिया, ऐसा नहीं। जिक्र आपके कार्य क्षेत्र का, वहां के विकास कार्यों का,
आपके ही कार्य क्षेत्र में खोड़ा इलाका आता है जो लंबे वक्त से तमाम समस्याओं से जूझ रहा है। वहां के लोगों से जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की तो वहां के लोगों की एक प्रमुख समस्या है बारिश के बाद जल भराव। जल भराव को लेकर उनका कहना है कि बारिश होते ही खोड़ा की तस्वीर जो है वो बहुत बदरंग हो जाती है। इसको लेकर कुछ कार्य योजना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। खोड़ा में एक बूंद भी पानी नहीं रुकता। वो जहां पानी भरता है वो खोड़ा नहीं है, वो केजरीवाल की दिल्ली है। खोड़ा के अंदर आप जाएंगे तो आपको कहीं पानी भरा हुआ नहीं मिलेगा। खोड़ा की समस्या दूसरी है, वो है पेयजल, कि वहाँ पानी के पेयजल की समस्या है। उसके समाधान के लिए हम लोगों ने, हमारी चेयरमैन बीजेपी की जब वहाँ थी, तो हमने 70 टैंकर और 10 MLD पानी गंगा जल पास कराया था, और गंगा जल प्लांट से भर करके 70 टैंकर रोज में जाते। 34 वार्ड है, एक वार्ड में 2 टैंकर गए। अभी हमने कहा इन्हें 4 करो, 2 सुबह 2 शाम, तो पेयजल कम से कम शुद्ध पानी सबको मिलता रहे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अमृत 2 योजना के अंतर्गत खोड़ा को सम्मिलित कर लिया है। 253 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो चुकी है इसमें। लेकिन जो प्रोसेस होता है, आप समझ रहे हैं इस चीज को, क्योंकि हम इसके साथ साथ सीवर भी डालने जा रहे हैं। सीवर वहाँ की डिमांड नहीं है, लेकिन आज नहीं है कल होगी, इसलिए सीवर पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमने नोएडा से STP के लिए जमीन भी खरीद ली है। हमने नोएडा से ये सहमति भी ले ली है कि वो खोड़ा के लिए अपने कोटे में से 50 MLD पानी खोड़ा को देंगे। ये नोएडा से लिखित सहमति ले ली है, तो हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और बहुत जल्द हम इसका काम भी शुरू हो जाएगा। एक प्रक्रियाएं होती हैं, उनमें समय लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो लग रहा है। जी, आपने जल भराव को डिनाई किया, लेकिन अभी मैं पिछली बरसात में 10 रोज पहले वहां पर सरस्वती विहार इलाके में रिपोर्टिंग कर रहा था बरसात के दौरान। तो वहां पर जब पानी भरा था तो लोगों से मैंने बात की तो उनका कहना है कि सरस्वती विहार से आगे जितने एरिया हैं, यमुना विहार और आगे बढ़ के, तो वहां पर ये कहा जाता है कि जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं निकलता है तो वहीं जम जाता है। इसको लेकर एक गंभीर समस्या हमें किसी ने अभी तक नहीं बताया, और हमने 266 लगभग, हाँ, 266 किलोमीटर नाले नालियां खोड़ा में बनवाए। आज पहले 2 बूंद में भी पानी भरता था, पूरे दिन भी बारिश हो तो कहीं पानी नहीं भरता। आप बता रहे हैं सरस्वती विहार का, मैं मालूम करूंगा, लेकिन अभी ऐसी मेरी जानकारी में जी। नहीं है। और ये पानी जो निकासी खोड़ा की हो भी जाती है तो वो लेबर चौक वाली जो रोड है वहां भरता है पानी बहुत ज्यादा, वो कार्य क्षेत्र से बाहर है। नहीं, वो तो नोएडा। दिल्ली की सड़क है, दिल्ली और नोएडा है, तो दिल्ली को नाला बनाना चाहिए वहाँ, है ना। तो दिल्ली ने भी बनाया नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं। वो सड़क भी बहुत खराब है दिल्ली की। और लटकते तार भी खोड़ा की एक बड़ी समस्या है जो गली गली में तारों आपके के पास लिए कई प्रार्थना पत्र भी इस तारों के संबंध में। लिए हमने पैसा भी सैंक्शन करा दिया, विद्युत विभाग काम कर रहा है। बीच में कुछ ट्रांसफर हो गए, उस कारण से वो काम में बाधा हो गया था, और वो दोबारा शुरू हो जाएगा। जर्जर तार सब बदले जाएंगे। जी, वैसे तो गाजियाबाद में तमाम सड़कों को लेकर क्रांतिकारी काम हुआ है। कई सड़कें क्रांतिकारी स्तर पर बनी, लेकिन एक जाम की समस्या भी बड़ी समस्या है। शाम होते ही 6 बजे के बाद गाजियाबाद के कई, आपकी विधानसभा साहिबाबाद के भी कई इलाकों में व्यापक जाम लगता है इस नहीं समय। लगता, शाम के वक्त पूरी दिल्ली एक्सप्रेसवे सब पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है। जी। और वो पीक आवर्स है, उसमें थोड़ी बहुत देर के लिए ट्रैफिक ज्यादा होता है, इसलिए होता है। तो कभी जाम नहीं, अब चले जाइए, कोई जाम नहीं मिलेगा आपको। जी, नहीं, कई घंटे का व्यापक जाम, 3-3 घंटे लोग वहां पर अरे जूझते नहीं रहते हैं, तो भैया, इसको लेकर। वो केवल हैवी ट्रैफिक के कारण है। ज्यादा ट्रैफिक है, वो गाजियाबाद में नहीं है, वो दिल्ली में भी है। और आप एक्सप्रेस वे देखेंगे शाम को 6 बजे के बाद, तो एक्सप्रेस वे पे भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। वो तो घंटा 1.5 घंटा के लिए हैवी ट्रैफिक से थोड़ा ट्रैफिक का लगता है, लेकिन जाम कहीं नहीं है। जाम नहीं है जी। आप जब जाम लगे मुझे बताना, मैं चलूंगा आपके साथ। जी, ठीक है। आम आदमी पार्टी की हालिया गतिविधियों पर भी आपसे एक सवाल। मनीष सिसोदिया जी के आप भूतपूर्व सच्चे मित्र कहे जाते हैं। तमाम वरिष्ठ सियासी जानकार जो हैं वो जिक्र वक्त दर वक्त करते रहते हैं। मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में हैं और आम केजरीवाल जी भी जेल में हैं। आम आदमी पार्टी के भविष्य को आप कैसे देखते हैं, सियासी भविष्य? देखिएगा, मनीष सिसोदिया जी मेरे ऐसे ही मित्र थे जैसे आप हैं।
जब वो पत्रकार थे, जब वो अन्ना आंदोलन में थे तब भी, लेकिन जब उन्होंने दूसरा दल बनाया तो उनका अपना दल है, हम अपने दल के समर्पित कार्यकर्ता। अब तो उनसे हमारी भेंट हुए भी कम से कम 8-10 साल से ज्यादा हो गए, कभी हुई नहीं। उससे पहले एक बार उनके परिवार में शादी थी, तब उन्होंने मुझको अपने ही मेरे क्षेत्र में हुई थी वो, तो इस नाते आमंत्रित किया था। और वो देखिएगा जो भी भ्रष्टाचार करेगा, मोदी जी ने कहा बक्सा कोई नहीं जाएगा, वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। अब लोगों ने ये हिंदुस्तान में ये होगा कि बड़े लोग घोटाले करें तो कोई बात नहीं, छोटा आदमी करेगा तो जेल जाएगा। मोदी जी कहते हैं बड़ा हो या छोटा हो जेल जाएगा, बचेगा नहीं। घोटाले का आरोप कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी गतिविधियां उसकी जारी हैं और बीजेपी इस तरह के उसके कोट लगातार सामने आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की राजनीति खत्म है, लेकिन चुनावों में वो लगातार सक्रिय है। कैसे देखते हैं आगामी चुनावों में आम आदमी पार्टी की सक्रियता को और केजरीवाल जी की भूमिका को? वो देखेगा, उनका एक्सपोजर हो चुका है। आम आदमी पार्टी झूठ बोलने वालों का एक जमावड़ा है, लोगों के साथ धोखा करने वालों का एक जमावड़ा है। दिल्ली में पानी भरा पड़े हैं, जल भरे पड़े हैं, जमुना साफ हो रही थी, जमुना का अपना हाल देख लिया है। लोगों के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, टैंकरों पर क्या हालत हो रही है। एक पूरी तरह से फेल सरकार है, ये सब पब्लिक के सामने आ गया। जी, और अब जिक्र अंतिम चरणों में आपके हालिया विभाग का, आप इस चुनौती को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या प्रमुख योजनाएं हैं जिनके लिए आगामी कार्यकालों में सुनील शर्मा का नाम याद किया जाएगा? विभागों में क्या योजनाएं हैं? उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में सबसे बड़ा हिस्सेदारी जो होगी वो ITS क्षेत्र की होगी। जी जी, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ यूपी कैबिनेट के मंत्री, साहिबाबाद से विधायक सुनील कुमार शर्मा जी। तमाम ज्वलंत सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया। हमारी आशा, प्रार्थना और शुभकामनाएं यही कि वो अपनी आगामी योजनाओं के जरिए समाज हित में काम करते रहें। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी विशेष के साथ मैं प्रियंक वाजपेयी। शुक्रिया, नमस्कार।